किडनी फेलियर से बहुत लोगों की डेथ हो रही है, किडनी फेलियर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये किडनी की प्रॉब्लम होती ही क्यों है? यूरिक एसिड जो है किडनी फेलियर का पहला साइन है। एक एपिडेमिक सी हो गई है और इस रीजन में पर्टिकुलरली जो पंजाब हरियाणा वाला जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाली बेल्ट है, इसमें तो बहुत ही बड़ी भयंकर एपिडेमिक है कि लोगों के गुर्दे फेल हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना शुगर है ना बीपी है और एज बहुत यंग है, तो उनको भी गुर्दे क्यों फेल हो रहे हैं। गुर्दे फेल होने का कैसे पता चलता है? 50% तक कोई सिम्टम नहीं आता, साइलेंटली चुपीते गुर्दे फेल हो जाते हैं। मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के पास गुर्दे को दोबारा काम करने के लिए ऐसा कुछ किया जा सके, ऐसी कोई साइंस नहीं है। तो डायलिसिस कोई ऐसी सिंपल सी टेक्निक नहीं है। डायलिसिस में बहुत सारी दिक्कतें हैं। गुर्दे का काम मशीन से ले लिया तो गुर्दा तो खाली हो गया, तो वो जितना काम कर रहा है उससे भी नीचे चला जाता है। ये जो होलिस्टिक हेल्थ का पैकेज है बहुत बढ़िया से काम करता है। उससे डायलिसिस रुक जाता है या डायलिसिस होना बंद हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी। डॉक्टर आज़ाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सभी दोस्तों को। डॉक्टर आज़ाद, आजकल देखा गया है कि किडनी फेलियर से बहुत लोगों की डेथ हो रही है, किडनी फेलियर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये किडनी की प्रॉब्लम होती ही क्यों है? वंदना, बहुत बढ़िया विषय लिया आपने, क्योंकि पूरी दुनिया में वैसे तो हंगामा हो रहा है कि किडनी फेलियर के इतने ज़्यादा पिछले 50 साल में इतने ज़्यादा केस क्यों बढ़ रहे हैं। एक एपिडेमिक सी हो गई है और इस रीजन में पर्टिकुलरली जो पंजाब हरियाणा वाला जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाली बेल्ट है, इसमें तो बहुत ही बड़ी भयंकर एपिडेमिक है कि लोगों के गुर्दे फेल हो रहे हैं, जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं, क्रॉनिक CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। तो ये इसका किसी को की समझ नहीं आ रही। ऐसे तुक्के से मारे जा रहे हैं कि कोई कहता ब्लड प्रेशर से हो रहा है, शुगर से तो चलो होती है लॉन्ग टर्म में, शुगर एक कारण है, बीपी को दूसरा कारण बताया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना शुगर है ना बीपी है और एज बहुत यंग है, तो उनको भी गुर्दे क्यों फेल हो रहे हैं। और उसके अलावा गुर्दे फेल होने से पहली स्थिति होती है जिसको बोलते हैं हम यूरिक एसिड बढ़ जाना। तो यूरिक एसिड इतना ज़्यादा लोगों का बढ़ रहा है, इसका मतलब है कोई ऐसा फैक्टर, ऐसे कुछ कारण ऑपरेट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये गुर्दों पे इतना ज़्यादा हमारे प्रेशर पड़ रहा है कि गुर्दे पहले तो काम ठीक से नहीं करते, जो स्थिति है जहाँ पे यूरिक एसिड बढ़ता है, तभी गुर्दे यूरिया और क्रिएटिनिन को निकाल रहे हैं लेकिन यूरिक एसिड को नहीं निकाल पा रहे। वो स्थिति होती है जो, वो तो बहुत ही भयंकर उसका तो नंबर है। आप गाँव में जाओगे तो मुझे लगता है 20% 25% पॉपुलेशन को ये यूरिक एसिड बढ़ा हुआ पाओगे आप। हालांकि हमारी कोई हाई प्रोटीन या ऐसी एनिमल प्रोटीन वाली डाइट नहीं है। तो ये एक तो ये दूसरा जो फ्रैंकली गुर्दे फेल होने वाली बात है, जिनकी क्रिएटिनिन भी बढ़ गई है, यूरिया भी बढ़ गया, वो लोग जो है उनकी गिनती भी बहुत ज़्यादा है और लोग मारे फिर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सारे का सारा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भयंकर ट्रेजेडी हो रही है इस रीजन से पर्टिकुलरली, और दुनिया में इन जनरल के गुर्दे फेल होने की जो ये प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्या सिम्टम्स होते हैं जब इंसान को लगना चाहिए कि अब मेरे पे कोई प्रॉब्लम हो रही है या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? गुर्दे फेल होने का कैसे पता चलता है? ना, ये बहुत बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि गुर्दे जब फेल होते हैं तो बहुत लेट जाके पता चलता है। गुर्दों की बीमारी के बारे में अगर कहें तो जब कोई सिम्टम आता है तो इसका मतलब 50% गुर्दे पहले फेल हो चुके हैं। 50% तक कोई सिम्टम नहीं आता, साइलेंटली चुपीते गुर्दे फेल हो जाते हैं। और जब 60% 70% होते हैं तो जाके सिम्टम्स आते हैं। उसमें पहले सिम्टम्स आएंगे, वैसे तो बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंटली हो जाता है। सिम्टम्स बड़े वेग से होते हैं, थकावट हो रही है, भूख नहीं लग रही, नींद नहीं ठीक आ रही, काम ठीक से नहीं कर पा रहे, ये हल्के फुल्के थोड़ा बहुत आंखों पे सूजन आ रही है, जहाँ यूरिन टेस्ट करवाया था किसी और काम के लिए उसमें प्रोटीन आ रहा है, यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। तो किडनी यूजुअली प्रोटीन को रोक लेती है, लेकिन अगर किडनी ख़राब हो जाए तो जो प्रोटीन्स हैं वहाँ यूरिन में आने लगते हैं। यूरिन में तो पैरों में सूजन आ रही है, आंखों के नीचे यहाँ पे वो बैग से बनने लगते हैं।
और बाद में जब बहुत ज़्यादा हो जाती है वो यूरिया क्रिएटिनिन, फिर तो बहुत जी में चलाने लगता है, उल्टी आती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती, चक्कर आते हैं, एक्सट्रीमली वीकनेस हो जाती है, काम पे नहीं जा सकता व्यक्ति। ये सारी अलामतें जो हैं गुर्दे फेल होने की वो होती हैं। और बहुत आसान से टेस्ट हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट हम बोलते हैं इसको, KFT। किडनी फंक्शन टेस्ट में यूरिक एसिड भी करते हैं, यूरिक एसिड बढ़ा आता है, और क्रिएटिनिन और यूरिया और बहुत सारे और इंडिकेटर्स हैं किडनी फंक्शंस के, वो, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, GFR बहुत सेंसिटिव है, GFR करते हैं हम लोग। तो वो ये जो जितने टेस्ट हम करते हैं ये पूरे के पूरे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब आते हैं, तो उससे ये पता चल जाता है, कंफर्म हो जाती है कि गुर्दे पूरी तरह से ठीक से बढ़िया से काम नहीं कर पा रहे। हॉस्पिटल में इसका क्या इलाज है, जो एलोपैथिक हॉस्पिटल्स हैं उनमें? हॉस्पिटल में वंदना, पहली बात तो जो गुर्दे का जब गुर्दे फेल होने वाली स्थिति आ जाती है, उसमें सवाए पत्थरियों के, पत्थरी की वजह से बहुत थोड़े से लोगों में, बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं, क्योंकि पत्थरी अक्सर गुर्दे को फेल नहीं करती जब तक वो मूत्र नली में फंस ना जाए। जो किडनी से पैखाने तक नली पेशाब लेके जाती है, अगर उसमें कोई पत्थरी फंस गई तो बैक प्रेशर से वो एक गुर्दा खराब होता है, वही होगा, एक गुर्दा खराब होता है तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि दूसरे गुर्दे से काम चल रहा होता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग पथरी वाले नहीं होते, लेकिन बहुत थोड़े से लोग पथरी वाले भी होते हैं। उनका डेफिनेटली ट्रीटमेंट है, अगर वो नली में फंसी हुई है तो वो नीचे से पाइप डाल के, उनके पास पूरा मशीन है जिसकी हेल्प से उसको हम निकाल देते हैं, तोड़ के पथरी को निकाल देते हैं। तो वो एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, जिससे इमीडिएटली जो रुकावट आ रही थी पेशाब की वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के पास गुर्दे को दोबारा काम करने के लिए ऐसा कुछ किया जा सके, ऐसी कोई साइंस नहीं है। तो सबसे पहले जब वो व्यक्ति जाएगा तो पहले उसको वेट किया जाएगा कि ये अभी इसका काम चल रहा है, यूरिया क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड वगैरह जो बढ़े हुए हैं, प्रोटीन्स आ रहे हैं, पेशाब में आ रहे हैं, वो सारी अलामतें हैं, लेकिन अभी उसका काम चल रहा है। तो अभी उनको अलर्ट कर दिया जाता है पेशेंट को कि आप अपना काम चलाओ, ये दो चार दवाइयाँ हैं उसकी वो ले लेते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा, फिर डायलिसिस शुरू हो जाता है। तो डायलिसिस कोई ऐसी सिंपल सी टेक्निक नहीं है, डायलिसिस में बहुत सारी दिक्कतें हैं। उसमें जो फिस्टुला बनाया जाता है वो भी बड़ा अननेचुरल है, आप ब्लड वेन और आर्टरी के ब्लड को मिक्स कर देते हो, जो कि बॉडी के लिए बड़ा ही अननेचुरल है, वो बहुत बड़ा लोड पड़ता है बॉडी पे। और उसके अलावा जो अगर आपने गुर्दे का काम मशीन से ले लिया तो गुर्दा तो खाली हो गया, तो वो जितना काम कर रहा है उससे भी नीचे चला जाता है। तो अगर आप किसी ऑर्गन को बिल्कुल फ्री कर दोगे, उसको नहीं तो नेचर से एक मैसेज आ रहा होता है, भाई और काम करो का एक प्रेशर होता है अंदर से, बॉडी में अपना एक मैकेनिज्म है। तो जब आपने मशीन से वो काम कर दिया तो बॉडी जितना किडनी काम कर रही है वो छोड़ देती है। तो उसके काफ़ी दिक्कतें हैं डायलिसिस करवाने की। डायलिसिस मशीन इज़ ए वेरी गुड इन्वेंशन, मैं कहूँगा कि साइंस की बहुत बढ़िया इन्वेंशन है कि आप गुर्दे का काम किसी मशीन से कर सकते हो, लेकिन उसमें दिक्कतें भी बहुत हैं। तो वो लॉन्ग टर्म में आप बहुत सारे पेशेंट्स जो वेल टू डू होते हैं सालों तक वो ठीक रहते हैं, लेकिन मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के पास ऐसा कोई ऐसा कारगर सॉल्यूशन नहीं है कि वो फिर से गुर्दे को काम करवाने लगे। और लास्ट में फिर कहते हैं आप जो उसका ट्रांसप्लांट करा लो, उसके लिए फिर डोनर ढूंढा जाता है। अक्सर बेचारी माँ देती है या पत्नी देती है या बहन देती है या बेटी देती है, तो वो डोनेट करवाई जाती है किडनी। तो डोनेट करवा के पेशेंट को बचाया जाता है। उसके लिए फिर लगातार उसको दवाई खानी पड़ती है, क्योंकि बाहर वाला अंग किसी भी व्यक्ति की बॉडी टॉलरेट नहीं करती, उसको दवाइयों से उसके रिएक्शन को दबा के रखना पड़ता है। वो दवाइयाँ खा के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो कॉस्ट भी है उसकी और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और उसमें बहुत बड़ी गिनती में जो ट्रांसप्लांट है वो ज़्यादा देर चलता नहीं है, किसी का साल चलेगा, किसी का 2 साल चलेगा, किसी का 5 साल चलेगा। तो ज़्यादातर 5 साल के अंदर ही वो डायलिसिस कहीं ना कहीं फिर से दिक्कत देने लगते हैं। तो ये जो सोल्यूशंस हैं डायलिसिस और ट्रांसप्लांट वाले, ये कोई ज़्यादा कारगर सोल्यूशन नहीं है। इसमें खर्च लगभग कितना हो जाता है? बहुत बड़ा खर्चा है इसमें 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख खर्चा होता ही है ट्रांसप्लांट कराने में। और इसके साथ एक और जुड़ा हुआ बहुत ही क्रिमिनल एक्ट है जो पूरी दुनिया में चल रहा है, वो है सेलिंग ऑफ ऑर्गन्स,
ऑर्गन ट्रेड, जिसको ऑर्गन ट्रेड बोलते हैं। ऑर्गन ट्रेड तो है ही है कि लोग किसी लालच में किसी व्यक्ति के पास जाके चुप चुपीते उसको अपनी किडनी बेच देते हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है, वो उस मजबूरी में बेचते हैं। लेकिन उसके साथ एक और क्राइम जुड़ा हुआ है कि बहुत सारे देशों में ये आ रहा है कि जो सडनली लोग गायब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गिनती में बहुत सारे देशों में लोग गायब हो जाते हैं, बच्चे भी और बड़े भी, और उनका पता नहीं चलता गए कहाँ। बहुत सारा अगर उसको ट्रेस करते हैं लोग तो वो ऑर्गन ट्रेड में जाते हैं लोग। उन लोगों को या तो मार देते हैं या कहीं ना कहीं अपंग करके उनका लिवर या किडनी निकाल लेते हैं। तो ये क्राइम भी इसी एपिडेमिक के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो भी हमको ख्याल रखना चाहिए कि अगर गुर्दे फेल हो ही ना तो वो क्राइम भी ना हो। तो दूसरी बात जो है, जो दूसरा सिस्टम है होलिस्टिक वाला, कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की ये प्रॉब्लम है कि वो दूसरे सिस्टम्स को कंसिडर ही नहीं करता। वो दूसरे सिस्टम को वो क्वैकरी मानता है, वो मानता है कि बस ये एक दवाइयाँ देना और सर्जरी करना ही एक सिस्टम है। हमारे जो डाइट से क्या किया जा सकता है, योगा से क्या हो सकता है, नेचुरोपैथी से क्या हो सकता है, होम्योपैथी से क्या हो सकता है, या और बहुत सारी पद्धतियाँ हैं। आयुर्वेद एक बहुत बड़ा छत्र है जिसमें हमारे पुराने ग्रंथों तक में ये वर्णन है कि आपके अगर गुर्दे कहीं फेल हो तो उनके लिए क्या करना है। तो वो साइंस जो है उसको निकाल के बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने एक नया पैकेज निकाला है, उनको हम बोलते हैं होलिस्टिक हेल्थ केयर। होलिस्टिक हेल्थ केयर का मतलब उस व्यक्ति को हेल्प करने के लिए जहाँ से भी कोई हेल्प आ सकती है वहाँ से हेल्प लो। ये कोई पैथी का सवाल नहीं है, ये कोई ईगो का सवाल नहीं है, ये कोई ये नहीं कि मैं करूँ या कौन करे। क्वेश्चन इज़ कि उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ भला हो सके, मनुष्य जाति का कुछ भला हो सके। तो वो सिस्टम में होलिस्टिक हेल्थ केयर में हम लोग जो कर रहे हैं काम, जो यहाँ पटियाला में भी हम कर रहे हैं, वहाँ डेराबस्सी में हिम्स हॉस्पिटल है वहाँ भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। वो डाइट से, मेडिसिनल प्लांट से, और बहुत सारे उसमें जैसे गर्म पानी में बैठने से। हमने जो अभी डेराबस्सी में ट्राई किया कि टब में अगर गर्म व्यक्ति को गर्दन तक गर्म पानी में बिठाया जाए तो वो स्किन से डायलिसिस होने लगती है, वो चमड़ी खुद डायलिसिस करने लगती है, और काफ़ी सारा, और दूसरी बात स्टिमुलेशन भी होती है गुर्दे को, किडनी को। और उसमें हेड डाउन टिल्ट है कि पाँव के अगर व्यक्ति को ऐसे बजाय सीधा लिटाने के ऐसे लिटाया जाए, उसकी टांगें थोड़ी ऊपर हों और सिर भी थोड़ा सा ऊपर हो, सी शेप, तो उसमें भी किडनी रीजनरेट भी होती है और किडनी का जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं होलिस्टिक हेल्थ केयर में, जैसे वाइब्रेशन थेरेपी है, मेडिटेशन है, बहुत सारी ऐसी पद्धतियां हैं जिससे हम लोग अलग अलग ऑर्गन्स को बढ़िया से काम करने लगा सकते हैं। तो उसमें किडनी भी कितनी देर लिटाना चाहिए किडनी के पेशेंट को गर्म पानी में? गर्म पानी वाला मतलब जो हमने निकाला, जिसको हम नॉर्मल हॉट वाटर होता है, हॉट वाटर इमर्शन बोलते हैं हम लोग, हॉट वाटर इमर्शन, उसको हम कहते हैं कि जितना कंफर्टेबल है पहले उतने से शुरू करेंगे, जो व्यक्ति सह सके। उसकी जो तेज़ गर्म पानी में बिठाना होता है, लेकिन आजकल गर्मियों का मौसम है, तेज़ गर्म पानी ज़्यादा बॉडी टॉलरेट भी नहीं करेगी, थोड़ा सा कम गर्म भी रखा जा सकता है। तो उसमें बिठाना है, उसमें 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे तक, 15 मिनट से लेके 2 घंटे तक जितना भी बैठ सके व्यक्ति कंफर्टेबली। उसमें बस थोड़ा सा अवेयर रहना है, और उसमें उसका जुगाड़ सारा घर में बन जाता है। उसमें हम लोग ये टेक्निक सिखा रहे हैं लोगों को, ताकि लोगों को बाहर अस्पताल में जाके बहुत बड़ा खर्चा ना करना पड़े। बहुत लोगों ने बहुत इनोवेशंस किए हैं, कोई बड़े फ्रिज लेके उसका हॉट वाटर इमर्शन बना रहा है, कोई उसको स्टील वाला जो ट्रंक अलमारियाँ बनाने वाले उसे टब बनवा रहा है, कोई उसको जो नॉर्मल बाथ टब होता है उसको यूज़ कर रहा है, कोई बच्चे जैसे ट्यूबवेल का बच्चा बनाते हैं हम लोग वैसे बना के उसमें कर रहा है, कोई ड्रम का ही जो बड़े ड्रम आते हैं 200 लीटर का उसी में कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने अपने इनोवेशंस कर लिए हैं, तो उससे बहुत बढ़िया इम्पैक्ट आ रहा है। और बहुत सारे लोगों का डायलिसिस जिनका नहीं हो रहा, उनका डायलिसिस आगे नहीं होता आने वाले समय में, और बहुत सारे लोग जिनका डायलिसिस हो रहा है उनका भी डायलिसिस छूट जाता है। तो ये जो तकनीक है, ये एक तकनीक है, ऐसे हमने कोई कम से कम 10, 12, 15 चीज़ें हैं जिसको हम साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या यूज़ किया जाता है?
इसके बाद मतलब किसके हॉट वाटर हॉट वाटर बात के बाद में क्या यूज़ करते हैं, डाइट में क्या करते हैं या हाँ, और चीज़ें जो हैं जी और चीज़ें देखिए, मान लीजिए सबसे पहले हम लोग जो डाइट प्लान बना के देते हैं, सबसे पहले हमारा पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइट प्लान है, वो किडनी के पेशेंट के अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर देते हैं हम लोग। तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे किडनी का पेशेंट पोटेशियम नहीं निकाल पाता, उसकी डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। तो उस डाइट को कुछ चीज़ें उसको मना करनी पड़ती हैं, जैसे नारियल पानी वो नहीं पी सकता, नींबू पानी वो नहीं पी सकता। तो ये बहुत सारी चीज़ों को हम मॉडिफाई करके उसका डाइट प्लान बनाते हैं, जिसके हिसाब से उसकी किडनी जो है ज़्यादा काम करने लगती है। उसके बाद कुछ हमारे पास कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनको हम देते हैं काढ़े की शक्ल में या चटनी की शक्ल में या अलग अलग शक्लों में हम उनको मेडिसिनल प्लांट्स देते हैं। एक दो प्लांट का नाम बताइए। जैसे हार श्रृंगार है, गोखरू है, धनिया है, बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट्स हैं। धनिया गोखरू है, गोखरू जैसे है, तो गोखरू एक मेडिसिनल प्लांट है, वो इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी पंसारी के, किसी भी शहर में पंसारी के पास जाओगे, उसको बोलोगे मुझे गोखरू चाहिए सूखा हुआ, तो वो दे देगा आपको। गोखरू का काढ़ा बनाना है बस 1 चम्मच का। तो गोखरू से क्या होता है, किडनी ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती है। तो एक एक चीज़ को हम ऐड करते जाते हैं। तो मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, उसके बाद कुछ मेडिसिन्स हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, पेटेंट मेडिसिन हैं जो कंपनियों ने बनाई हैं, आयुर्वेदिक कंपनियों ने बनाई हैं, वो भी हम साथ में दे देते हैं। कुछ होम्योपैथी की दवाई, होम्योपैथी जिसको होम्योपैथी अच्छी लगती है वो ले लेता है। फिर हम वाइब्रेशन थेरेपी देते हैं। वाइब्रेशन थेरेपी में हम एक वाइब्रेटर से उसके पर्टिकुलर एक्यूप्रेशर चैनल्स होते हैं, उसको वाइब्रेट करते हैं, तो उससे भी कुछ बेनिफिट होता है। तो हेड डाउन टिल्ट में क्या होता है कि जब टांगें पेशेंट की थोड़ा सा बॉडी से नीचे जाती है, अप होती हैं, तो पूरे का पूरा जो ब्लड टांगों में रुका होता है लगभग 1 लीटर के लगभग, वो पूरे का पूरा सर्कुलेट होने लगता है। तो पूरे का पूरा सर्कुलेट होने से किडनी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये अलग अलग पद्धतियों का ये ऑब्जर्वेशनल साइंसेज हैं। इसमें जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, हो सकता है वो एक्सप्लेनेशन कोई और भी हो, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये सारी चीज़ें करने से डायलिसिस की नीड कम होती ख़त्म हो जाती है। और बहुत सारे लोग हैं जो ये कर रहे हैं, वो जिनका डायलिसिस चल रहा था, आज उनका डायलिसिस नहीं चल रहा, और जिनका नहीं चल रहा था वो डायलिसिस के बिना बढ़िया काम कर रहे हैं अपना। तो ये सारे का सारा जो पद्धतियाँ हैं। उसके बाद मेडिटेशन सिखाते हैं हम लोगों को। मेडिटेशन भी एक अपनी किस्म की वाइब्रेशनल मेडिसिन करके बहुत बड़ा एक पैकेज है हमारे पास। वाइब्रेशन का मतलब एनर्जी से हील कैसे करना है। जैसे मिट्टी से हील करते हैं, जैसे पानी से हम हील कर रहे हैं, जैसे मिट्टी से लेप लगा के हील करते हैं, जैसे पेट पट्टी नेचुरोपैथी में पेट पट्टी देते हैं, वो भी बहुत हीलिंग है। मड बाथ देते हैं नेचुरोपैथी में, वो भी बहुत हीलिंग है। पंचकर्मा थेरेपीज हैं डेरा बस्सी में, और यहाँ पटियाला में भी हमारे सेंटर में पंचकर्मा थेरेपी है। तो पंचकर्मा देते हैं। पंचकर्मा बहुत ही इन्विगोरेटिंग होता है, पूरी बॉडी को वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने लगता है, उसमें गुर्दे भी ज़्यादा काम करने लगते हैं। तो ये पूरे का पूरा हमारे पास एक पैकेज है होलिस्टिक हेल्थ का, जिसको यूज़ करके हम लोग डायलिसिस वाले पेशेंट्स को काफ़ी पेशेंट्स को बचा लेते हैं। हम 100% का क्लेम नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास जितने पेशेंट आएंगे 100% को हम डायलिसिस से बचा लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी किडनी बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी है। उसमें फिर रिस्पॉन्स बहुत स्लो आता है या नहीं आता, लेकिन लगभग मान के चलें कि 70% पेशेंट में ये जो होलिस्टिक हेल्थ का पैकेज है बहुत बढ़िया से काम करता है। उससे डायलिसिस रुक जाता है या डायलिसिस होना बंद हो जाता है। अभी आपने बोला कि होलिस्टिक लाइफ केयर के अंदर आप किडनी का डायलिसिस होना रोक देते हैं, तो क्या इसके अलावा ऐसा भी कुछ है जो दर्शकों को बताना जरूरी समझेंगे आप? हाँ, होलिस्टिक लाइफ में बिल्कुल। उसमें मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो ओवर इंथुजियास्टिक हो गए ना, एकदम से डायलिसिस छोड़ देते हैं, फिर कुछ हाफ हार्टेड सी चीज़ें करने लगते हैं। तो ऐसा एडवेंचर ना करें। धीरे से किसी की पूरी सिस्टमेटिकली प्लान करके, ताकि कोई नुकसान ना हो। हम नहीं चाहते कि कोई होलिस्टिक हेल्थ केयर का पैकेज ले और उसका नुकसान हो जाए। हम भी उसको पहले एकदम से डायलिसिस नहीं छुड़वाते। हम पहले वे करते हैं कि क्या डायलिसिस छोड़ने से या डायलिसिस कम करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। वो पेशेंट के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिससे हमको ये जजमेंट हो जाती है। तो हमारी ये इंटेंशन होती है कि जो भी हमने करना है वो इतना स्मूथली हो, इतना धीरे धीरे हो कि पेशेंट को नुकसान ना हो कोई भी। तो इसलिए हम लोग मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उसको एकदम से नहीं छोड़ना।
वो एलोपैथी का हो या डायलिसिस हो या कुछ भी हो, एकदम से नहीं छोड़ना उसको। किसी एक्सपर्ट की राय के अकॉर्डिंगली या किसी दूसरे पेशेंट जो उनके साथ में दूसरा कोई पेशेंट पहले से ले रहा है उसकी राय से धीरे धीरे दवाइयाँ बंद करें और इस ढंग से करें कि कोई किसी किस्म का नुकसान होने की पॉसिबिलिटी ना रहे। जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनकी दिन भर की दिनचर्या किस टाइप की होनी चाहिए? नहीं, दिनचर्या तो वंदना कोई खास ऐसी नहीं है, सिवाय कि ये वाला प्रोटोकॉल जो लेना है इसमें उसका टाइम लगेगा ही। उसका हम चाहेंगे कि वो बहुत ओवरवर्क ना हो, लेकिन वो ऐसा भी नहीं, उसको कंडम भी नहीं करना। वो अपना काम कर रहा है तो जितना काम वो कर सकता है काम करे, लेकिन उसमें जो पर्टिकुलर डाइट्स खानी है, पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी है, धूप में जाना, जैसे हम धूप में जाना बोलते हैं, धूप में जाके जो लोग अभी हॉट वाटर वाला नहीं कर सकते, टब वाला, तो हम उनको बोलते हैं कि आप धूप में जाके बैठो और होल बॉडी का ड्राई मसाज करो। ड्राई मसाज करने से भी क्या होगा, धूप में बैठेगा, गर्मी है, ड्राई मसाज करेगा, एक्सरसाइज होगी साथ में, तो पसीना आएगा, तो क्या होगा, वो किडनी का काम स्किन से ले लेती है। नेचर के पास स्किन एक रिजर्व ऑर्गन है जिससे वो किडनी का काम ले लेती है। तो पसीना आएगा तो वही पसीने में भी जो किडनी में नहीं निकल रहा वो पसीने में निकल जाएगा। तो धूप में जो 10-15 मिनट 20 मिनट बैठेगा, उसको ड्राई मसाज करेगा और साथ में थोड़ी टैपिंग कर लेगा। टैपिंग करते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, बॉडी को स्टिमुलेट करती हैं, सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं और पसीना बढ़ाती हैं। तो उससे क्या होगा कि वो जो काम किडनी कम कर पा रही थी उसका थोड़ा सा काम स्किन से ले लिया, तो उससे व्यक्ति का काम चलने लगता है और साथ में बॉडी को स्टिमुलेशन भी मिलती है वो सारी एक्टिविटी से। तो और धूप अपने आप में ही बहुत इन्विगोरेटिंग होती है। अब धूप में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर 2 दिन सूरज ना निकले तो क्या हालत होती है हमारी। तो सूरज में धूप में जाना अपने आप में ही पूरी की पूरी बॉडी फिजियोलॉजी को, पूरी की पूरी सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो धूप में जाना बेहद ज़रूरी है। और धूप में बैठ कर के अगर धूप में जाकर के एक्सरसाइज हो, कोई वॉकिंग हो, कोई मसाज हो, कोई टैपिंग हो, या कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है, धूप में बैठ के योगा कर सकते हैं आप। योगा भी अपने आप में बहुत कमाल की साइंस है, जिसमें प्राणायाम और सारे के वो भी है। और मेडिटेशन में क्या होता है कि मेडिटेशन सिखाते हैं हम लोगों को, बहुत सिंपल ढंग से मेडिटेशन सिखाते हैं। वो वाइब्रेशनल मेडिसिन का एक बहुत सूक्ष्म तरीका है हमारे पास, जो इसमें कुछ भी नहीं लगता, वो फ्री है बिल्कुल। तो वो सिखाते हैं हम लोग बहुत सिंपल ढंग से, और वो बड़े आसानी से पेशेंट सीख जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं। उसमें स्ट्रेस कम हो जाता है, और स्ट्रेस कम होने से पूरी की पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी का ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने लगती है, और उसमें गुर्दे भी बढ़िया से काम करने लगते हैं। क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए किडनी फेलियर वालों को? उसमें किडनी फेलियर वालों को ना ये थोड़ा सा दिक्कत होती है पोटेशियम की। पोटेशियम इनमें निकालने की समर्था नहीं होती ज़्यादा, तो पोटेशियम वाले जो फूड्स हैं हमको थोड़ा सा मना करते हैं। केला और सिट्रस फैमिली, ये फ्रूट्स में ज़्यादा ये 2 को हम मना करते हैं। वैसे तो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में बहुत सारे फल वो मना कर देते हैं, और पानी बहुत कम कर देते हैं। ये हम लोग नहीं करते। हम कहते हैं कि पानी बिल्कुल कम नहीं करना, प्यास के अकॉर्डिंगली पीना। अगर मान लीजिए पानी बहुत कम कर देंगे तो गुर्दा जो कम कर रहा है वो भी नहीं करेगा। गुर्दे को तो पानी के बेसिस पे ही काम करना है ना, पानी में डिजॉल्व करके उसको निकालना है। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो वो हम रोक देते हैं कि पानी पियो आप, लेकिन पियो थोड़ा थोड़ा करके, सिप करके, लेकिन जितनी प्यास लगी उतना पियो। इसी तरह से हम फल, सब्जियां और सलाद जो है वो देते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लो कहते हैं, क्योंकि वही पोटेशियम वाला चक्कर है, जो पोटेशियम ज़्यादा ना हो जाए। तो ये वाला जो बाकी डाइट में हम जो बाकी तो रूटीन डाइट जो होलिस्टिक हेल्थ केयर की डाइट है वो वही है कि रॉ डाइट खानी है 50%। बाकी जो अनाज हैं वो मिलेट्स हैं, मिलेट्स लेने हैं। मिलेट्स को दे आर वंडरफुल जो ग्रेन्स हैं, वो उसमें बीमार को ठीक करने की क्षमता है और किडनी को ठीक करने की क्षमता है उसमें। तो वो जो मिलेट्स हैं उसके साथ कुछ नट्स हैं, थोड़े नट्स हैं। पल्सेस हम कम खाएंगे, क्योंकि पल्सेस में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, तो पल्सेस को थोड़ा सा कम खाना है। इसमें सब्जियां ज़्यादा खानी है। और जो जूसेस हैं, फ्रूट जूसेस थोड़ा सा अवॉइड करने हैं। फ्रूट जूसेस में बहुत पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो जो फ्रूट जूसेस कम करने हैं, पीने हैं। लेकिन वेजिटेबल जूसेस हम पी सकते हैं, वेजिटेबल जूस में इतना ज़्यादा पोटेशियम नहीं होता। तो इसी तरह नारियल पानी भी अवॉइड करते हैं हम लोग। नारियल पानी भी पोटेशियम रिच होता है, तो किडनी के पेशेंट को नारियल पानी भी थोड़ा सा कम कोशिश करते हैं ना पिए वो। तो इस तरह से पूरे का पूरा एक पैकेज सुबह से शाम तक उसको बिल्कुल सिंपल ढंग से लिख के दे देते हैं, और लिख करके फिर वो जाके अपने इम्प्लीमेंट करता है
और हमारे पास भी पेशेंट आते हैं जिनका डायलिसिस नहीं हो अभी शुरू नहीं हुआ, तो वो फिर डायलिसिस के बिना ही उनका काम चलता रहता है। और जिनका शुरू हुआ है उनमें से काफ़ी पेशेंट 70% के लगभग पेशेंट उनका डायलिसिस धीरे धीरे छूट जाता है। बाकी 30% हैं वो थोड़ा मुश्किल केसेस होते हैं, उसमें शायद किडनी बिल्कुल ही काम छोड़ चुकी है, तो उनका लंबे समय में क्या होगा, चल रहे हैं वो भी, लेकिन लंबे समय में क्या होगा, साथ साथ में डायलिसिस भी चल रहा है, साथ साथ में डाइट भी चल रही है, तो ये उनका क्या होगा इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। लगभग किस समय किसी पेशेंट को आपके पास आना चाहिए? जब भी पता चला, क्योंकि जब से मैंने बोला ना कि जब पेशेंट को कोई भी सिम्टम आ रहा है तो इसका मतलब 50% किडनी डैमेज हो चुकी है पहले ही। इसलिए किडनी में कभी भी आप अर्ली पेशेंट आता ही नहीं है हमारे पास। किडनी में पेशेंट हमेशा लेट आता है क्योंकि पता ही नहीं चलता, इसे साइलेंट किलर। अब 50% आपका काम पहले ही ख़त्म हो चुका है, बाकी 50% बचा है, वो 50% भी नहीं, 50% से कम, किसी का 40, किसी का 30। तो आमतौर पे जिनका यूरिया क्रिएटिनिन बहुत हाई है, हार्डली 20% पे किडनी काम कर रही है, 20-25% पे। वो उनके तरीके हैं मेजर करने के, वो ग्लोमेरुलर GFR मेजर कर लेते हैं हम लोग, या आजकल किडनी स्कैन्स आ गई हैं, वो स्कैन्स का तरीका है वो भी मेजर कर लेती है। तो ये अलग अलग तरीके जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि किडनी कितने % काम कर रही है, आज वो भी तरीके आ गए हैं। तो वो एक अपने ढंग से हम लोग मेजर करते हैं। लेकिन बहुत जितने जब भी पेशेंट को पता चले कि मेरे पर्टिकुलरली यूरिक एसिड वाले, यूरिक एसिड जो है किडनी फेलियर का पहला साइन है, ये मान के चलना चाहिए। यूरिक एसिड जब आपका बढ़ गया तो आप समझिए कि आपकी किडनी के ऊपर बहुत लोड पड़ रहा है। तो यूरिक एसिड शुड बी द फर्स्ट साइन जो आपको अलर्ट कर दे। और यूरिक एसिड कराते रहना चाहिए। आज के युग में आपको यूरिक एसिड कराते रहना चाहिए। आप यूरिक एसिड कराओगे तो हर तीसरे व्यक्ति का आपका यूरिक एसिड हाई आएगा। इतनी ज़्यादा किडनी अंडर स्ट्रेस है, क्योंकि आसपास में हवा में, पानी में, मिट्टी में इतने ज़्यादा जहर हैं कि वो बम्बार्डमेंट हो रही है, पूरी किडनी पे, लिवर पे बम्बार्डमेंट हो रही है जहरों की, और उसकी वजह से किडनी और लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे। क्या डायबिटीज़ की वजह से भी किडनी फंक्शन करना बंद करती है? बिल्कुल बिल्कुल। डायबिटीज़ सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है जो किडनी को फेल करती है। डायबिटीज़ वो बीमारी है जो किडनी को भी फेल करती है, वो जो ब्लड वेसल के अंदर जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का होता है उसको भी करती है, ब्रेन का पैरालिसिस भी करती है, आंखों को भी ख़राब करती है, टांगें भी कटी जाती हैं। मतलब कोई अंग ऐसा नहीं जो डायबिटीज़ छोड़ती हो। तो ये पूरे का पूरा डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो दीमक की तरह पूरी बॉडी को चाट जाती है। तो इसलिए डायबिटीज़ तो जब सबसे पहले आप डायबिटीज़ का अपना ना भी हो तो भी आपकी डाइट अगर डायबिटोजेनिक है तो भी आपकी किडनी मार में आएगी। मान लीजिए आपको अभी तक आपके ऊपर चेपी नहीं लगी डायबिटीज़ की, लेकिन आपकी डाइट जो है वो डायबिटीज़ वाली है, डायबिटीज़ करने वाली है, तो भी आपकी किडनी मार में आ रही है। तो आपकी अपनी डाइट पहले चेक कीजिए कि आपकी डाइट कहीं डायबिटीज़ वाली तो नहीं है। तो वो डाइट कौन सी है? वो हाई शुगर वाली, जो बहुत शुगर की पीक मारती है। वो हम बहुत बार हम बात कर चुके हैं, पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में डाल चुके हैं कि डायबिटोजेनिक डाइट नहीं खानी हमको वो डाइट खानी है जो बहुत धीरे धीरे ग्लूकोज को बढ़ाए और धीरे धीरे फिर वो नीचे आए, और उसके पीछे फिर इंसुलिन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और किडनी डैमेज भी नहीं होगी। तो इसलिए डायबिटोजेनिक डाइट भी नहीं खानी और डायबिटीज़ के बारे में अलर्ट भी रहना बहुत ज़्यादा। मतलब कहने का यह है कि डायबिटीज़ पेशेंट ज़्यादा अलर्ट रहें। बहुत ज़्यादा। डॉक्टर आज़ाद, आप यहाँ आए, इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई कि उन्हें अब समझ ही आ गया होगा कि उन्हें अपना ध्यान कैसे रखना है। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।